नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। ये नया भारत है और ये कहानी भी नए भारत की कहानी है और आपका एक बार फिर से इंडिया स्टोरी में स्वागत है। इससे पहले कि हम आपको आज की इंडिया स्टोरी के सफर पर लेकर चले, हम आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहेंगे। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 90 लाख लोग हर साल सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से दम तोड़ देते हैं और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है, जहां पर हर साल 21 लाख से भी ज्यादा लोग हर साल जहरीली हवा की वजह से मर जाते हैं, यानी कि उनकी मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हर घंटे करीब 12 लोग वायु प्रदूषण की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब चलिए इन आंकड़ों को एक तरफ रखते हैं और दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालते हैं। मॉनसून के मौसम में ऐतिहासिक सूखे की ये तस्वीरें किसी रेगिस्तान की नहीं बल्कि यूरोप की हैं। उस यूरोप की जो अपनी खूबसूरत आबो हवा के लिए मशहूर है। कहीं पर गर्मियों में बर्फबारी तो कहीं पर सर्दियों में सूखा, कहीं पर बेमौसम बारिश तो कहीं पर तूफान। मौसम का ये बिगड़ा मिजाज और कुछ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। वो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ रहा है और इतना ज्यादा कि आने वाले वक्त में दुनिया भर के ग्लेशियर्स का एक बड़ा हिस्सा पिघल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो समंदर का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि मालदीव जैसे देश और मुंबई जैसे शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएंगे। आज इन आंकड़ों का और इन तस्वीरों का जिक्र इसीलिए क्योंकि आज कोई एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया और पूरी मानवता ग्लोबल वार्मिंग नाम के इस खतरे से जूझ रही है। लेकिन क्या इस अनदेखे आतंक से लड़ाई का कोई तरीका है? और अगर है तो इस दुश्मन से लड़ेगा कौन? हाँ, इसका तरीका है और वो तरीका हिंदुस्तान के सदियों पुराने दर्शन में मौजूद है। शायद इसीलिए वो बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी कि सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सबका शुभ हो और किसी को दुख ना पहुंचे। और यही वो तरीका है जहां पर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बारे में सोचा जाता है। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रही है, तब भारत दुनिया को एक संदेश दे रहा है कि अगर धरती को बचाना है तो अपनी लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना होगा। और इसीलिए आज हम इंडिया स्टोरी में मोदी सरकार की उस योजना, उस मिशन के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत को दुनिया की ग्लोबल पावर बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया को एक दिशा भी दिखाएगा। क्योंकि आज द इंडिया स्टोरी में हम ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की मुहिम की बात करेंगे जो भारत को एनर्जी का इंपोर्टर नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बना देगा, और वो भी ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई के कमिटमेंट के साथ। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। आबादी के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं और करीब 140 करोड़ की इस आबादी को क्लीन और ग्रीन एनर्जी मुहैया कराना इस देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत न सिर्फ इस चुनौती का सीना तानकर सामना कर रहा है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए अपने कमिटमेंट को भी उसी शिद्दत के साथ निभा रहा है। लेकिन कैसे? आपके लिए ये समझना भी उतना ही जरूरी है। दरअसल भारत भले ही आबादी के लिहाज से नंबर 1 हो, लेकिन कार्बन एमिशन यानी कि पोल्यूशन फैलाने के मामले में सबसे नीचे है और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी भारत दुनिया में सबसे कम पोल्यूशन फैलाने वाले देशों में है। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन होता है उसमें भारत की कुल हिस्सेदारी महज 4% की है। जरा आप ये सोचिए, सिर्फ 4%, और वो भी तब जबकि भारत के विकासशील देश और इसे अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए एनर्जी की कहीं ज्यादा जरूरत है।
फिर भी ये दुनिया और पृथ्वी के लिए भारत का कमिटमेंट है कि हमारा देश आज रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे विकसित देशों को भी दिशा दिखा रहा है। और दुनिया को बचाने की इस जंग में भारत का सबसे बड़ा हथियार है हमारा सूर्य। वो सूर्य जो हमें जीवन देता है, उजियारा और उत्साह देता है। वही सूर्य अब हमें ऊर्जा भी दे रहा है। आंकड़े ये बताते हैं कि बीते एक दशक में यानी कि साल 2014 से 2023 के दौरान भारत की सोलर एनर्जी कैपेसिटी 20 गुना तक बढ़ चुकी है। साल 2022 तक भारत 63.3 GW यानी कि करीब 6,500 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के जरिए पैदा कर रहा है। और इसमें बड़े बड़े सोलर पार्क तो हैं ही, घर की छत पर लगे हुए छोटे सोलर पैनल से बनने वाली बिजली भी इसका हिस्सा है। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2023 के आखिर तक भारत में छत पर लगे हुए सोलर पैनल से ही करीब 11 गीगावाट यानी कि 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही थी। दरअसल मोदी सरकार ने साल 2030 तक सिर्फ सोलर एनर्जी से ही 500 GW बिजली पैदा करने का एक टारगेट रखा है, यानी कि मौजूदा क्षमता से करीब 8 गुना ज्यादा। जाहिर बात है कि लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे हासिल करने के लिए तैयारी कर ली है। और ये लक्ष्य हासिल हो सके, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज पर नहीं, पीएम मोदी ने देश के आम नागरिकों पर भी उतना ही भरोसा जाहिर किया। मोदी सरकार ने 2026 तक यानी कि अगले 2 सालों के भीतर रूफटॉप से मिलने वाली सोलर एनर्जी को बढ़ाकर 40 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 यानी कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। यानी कि जिस दिन भारत में नव उत्साह का, भारत की अस्मिता का, पहचान और जन जागरण का नया सूर्योदय हो रहा था, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को आस्था ही नहीं, ऊर्जा से जोड़ने का नया अध्याय भी लिख दिया। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने का रोड मैप तैयार किया गया। इस योजना के तहत लोगों के घर की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इससे वो अपनी जरूरत की बिजली खुद ही पैदा कर सकेंगे। यानी कि अतिरिक्त बिजली सप्लाई पर उनकी निर्भरता कम होगी और जो बची हुई बिजली है वो बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। पीएम सूर्योदय योजना, इसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल पर भारत की डिपेंडेंसी घटेगी। पहाड़ों में या फिर नॉर्थ ईस्ट जैसे रिमोट एरियाज में जहां पर ग्रिड से बिजली पहुंचाना आसान नहीं, उन्हें भी सस्ती बिजली मुहैया करवाई जा सकेगी। हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में सोलर पैनल्स और दूसरे इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी। और इसके लिए मोदी सरकार ने सोलर पैनल बनाने के उद्योग में लगी हुई कंपनीज को 210 अरब रुपए की सरकारी सहायता देने की योजना बनाई है, उन्हें मोटिवेट किया है। वैसे बात आंकड़ों की है तो आपको यह भी बताऊं कि फिलहाल सोलर एनर्जी के मामले में 300 गीगावाट प्रोडक्शन के साथ चीन दुनिया में पहले नंबर पर है। लेकिन अगर भारत इसी रफ्तार से बढ़ता है तो जल्द ही ये कुर्सी भी भारत के पास होगी या ये ताज भी भारत के सिर पर होगा। दरअसल भारत में फिलहाल बिजली पैदा करने की जो टोटल कैपेसिटी है वो करीब 3.5 लाख मेगावाट के आसपास की है, यानी कि लगभग 350 GW, जिसमें राज्य सरकारों की उत्पादन क्षमता 80,677 मेगावाट की है। और इसमें जो केंद्रीय कंपनीज हैं उनका योगदान 1,03,058 मेगावाट का है, जबकि प्राइवेट कंपनी सबसे ज्यादा 1,47,125 मेगावाट बिजली को पैदा कर रही है। देश में जितनी भी बिजली पैदा होती है उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 73% बिजली थर्मल एनर्जी से पैदा होती है, यानी कि करीब 2,57,528 मेगावाट बिजली कोयला
या फिर गैस जलाने से मिलती है। और इधर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पन बिजली के जरिए 37,414 मेगावाट एनर्जी मिलती है, जबकि देश में 22 एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनसे कि कुल 6,780 मेगावाट बिजली पैदा होती है। जबकि देश में करीब 80 गीगावाट यानी कि लगभग 80,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पैदा हो रही थी। आज कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में अकेले सोलर एनर्जी का हिस्सा ही 16% है और सरकार इसको बढ़ाकर 60% तक पहुंचाने का टारगेट सेट कर चुकी है। और अगर ऐसा होता है तो कार्बन एमिशन में करीब 20 मिलियन टन की कमी आएगी। इसके साथ ही करीब 3.6 मिलियन टन नेचुरल गैस की बचत भी होगी, यानी कि इसका डबल फायदा है। पर्यावरण सुधरेगा ही, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी मजबूत होगा और भारत सुपर पावर बनने की राह में और तेजी के साथ अपने कदम बढ़ा सकेगा। हालांकि ये सब भारत सिर्फ अपने लिए या फिर अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए नहीं कर रहा है। भारत का लक्ष्य इससे भी कहीं बड़ा है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसी और की लकीर को छोटा करने की बजाय अपनी लकीर को लंबा करना चाहिए, और प्रधानमंत्री की इसी सोच को रिफ्लेक्ट करने वाली ये तैयारी है। ये लक्ष्य है विश्व कल्याण का, और इसीलिए भारत की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA की स्थापना की गई। ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। आज इसी संगठन में 61 देश शामिल हैं और इसका सबसे बड़ा लक्ष्य हर किसी के लिए किफायती, भरोसेमंद और एडवांस एनर्जी अवेलेबल करवाना है। इसके लिए इस संगठन ने आने वाले वक्त में 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का टारगेट सेट किया है, जिसमें आधा हिस्सा तो अकेले भारत का होने वाला है। ये नए दौर का भारत है, वो भारत जहां पर आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है, और ये आंकड़े भारत की इसी विश्व बंधुत्व की नीति का प्रतीक है। ये तो हुई भारत में ऊर्जा के सूर्योदय की बात, लेकिन जब बात दुनिया बचाने की है तो भारत के तर्कश में सिर्फ सूर्य ही नहीं, समंदर भी शामिल है। वो कैसे, आपको ये भी समझा देते हैं। समंदर यानी कि एनर्जी का वो जरिया जो आने वाली सदियों तक भारत को सस्ती, क्लीन और ग्रीन एनर्जी मुहैया करवा सकता है, और एनर्जी के इस सोर्स का नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, इसका समंदर के साथ कनेक्शन क्या है, पहले आप जरा ये समझिए। आप ये जानते हैं कि पानी का एक एटम हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और जब पानी से एक खास प्रोसेस के जरिए बिजली गुजारी की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग हो जाते हैं और इससे हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। हम सब ये जानते हैं कि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है और इसीलिए इसका इस्तेमाल फ्यूल के तौर पर या फिर बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। एक तरफ जहां पर हाइड्रो पावर एनर्जी या फिर एटॉमिक एनर्जी को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो हाइड्रोजन को स्टोर किया जा सकता है और इसके जरिए ट्रक, कार ही नहीं बल्कि कार्गो शिप और ट्रेन भी सर पर दौड़ाई जा सकती है। लेकिन बात सिर्फ हाइड्रोजन की नहीं है, बात ग्रीन हाइड्रोजन की है, क्योंकि आज दुनिया में पानी से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए कई तरीकों को इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हीं तरीकों के आधार पर हाइड्रोजन के कलर को कैटेगराइज किया जाता है। दरअसल हाइड्रोजन पैदा करने के लिए पानी और एनर्जी यानी कि बिजली की जरूरत होती है और अगर ये बिजली कोयले से या फिर नेचुरल गैस से पैदा होती है तो इससे बनने वाली हाइड्रोजन को ब्लैक हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया से हाइड्रोजन बनाने में कार्बन एमिशन भी होता है। और इसी तरीके से जब हाइड्रोजन बनाने के लिए दूसरे फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस या फिर मीथेन का इस्तेमाल होता है, तब इसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी ब्लू हाइड्रोजन की है, यानी कि वो हाइड्रोजन जिसे बनाने के लिए पन बिजली या फिर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है।
दुनिया भर के कई देशों में इन्हीं तरीकों से हाइड्रोजन बनाई जा रही है, लेकिन इस दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन भी होता है और ग्रीन हाउस गैस पैदा होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है वो रास्ता ग्रीन हाइड्रोजन का है, यानी कि ऐसी हाइड्रोजन जिसे बनाने में जीरो कार्बन एमिशन होगा। और वो इसीलिए क्योंकि इसे बनाने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत होगी वो रिन्यूएबल सोर्सेस से मिलने वाली क्लीन और ग्रीन एनर्जी होगी, इसीलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जा रहा है। दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट ये मानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से ऑयल रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट जैसी हेवी इंडस्ट्रीज को कार्बन फ्री बनाने में मदद मिल सकती है और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारी धरती को होगा। फिलहाल भारत में सालाना 67 लाख टन हाइड्रोजन बनाई जा रही है और इसमें से लगभग 36 लाख टन यानी कि करीब 54% गैस का इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग के क्षेत्र में होता है, जबकि बाकी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में होता है। हालांकि ये ग्रे हाइड्रोजन है जो नेचुरल गैस, मीथेन या फिर नेप्था से बनाई जाती है और जाहिर है कि इससे कम सही लेकिन पोल्यूशन तो फैलता ही है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन इस तस्वीर को पूरी तरीके से बदल सकती है और इसे आप एक एग्जाम्पल के जरिए भी जरा समझिए। आज पूरी दुनिया में स्टील और आयरन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक है और पूरी दुनिया में जितनी ग्रीन हाउस गैस पैदा होती हैं उसमें 7% हिस्सेदारी अकेले इन्हीं इंडस्ट्रीज की है। अगर आप भारत के पर्सपेक्टिव में समझेंगे तो साल 2050 तक भारत में जितने कार्बन एमिशन की आशंका है उसमें 35% हिस्सा अकेले स्टील इंडस्ट्रीज का रहने वाला है। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने लगे तो ये कार्बन एमिशन लगभग खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक साल पहले नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया गया और इसके तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये लक्ष्य भारत जैसे देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जिन दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पानी और क्लीन एनर्जी, वो दोनों ही भारत के पास प्रचुर मात्रा में है। भारत के पास काफी लंबी कोस्टल लाइन है और सूरज की भरपूर रोशनी भी है और इन्हीं संसाधनों के दम पर भारत ने एक कदम आगे बढ़कर खुद को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में डेवलप करने का इरादा और पक्का कर लिया है। इसके लिए भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत रिसर्च और बाकी जरूरतों के लिए फंड भी मुहैया करा रही है। इसके साथ ही इंटरस्टेट पावर ट्रांसमिशन में 25 साल तक छूट देने का ऐलान भी किया गया है। यही नहीं, अगर कोई भी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन अमोनिया प्लांट को डेवलप करना चाहती है तो उसे एप्लीकेशन मिलने के 15 दिन के अंदर ओपन एक्सेस दे दी जाएगी। इस योजना के तहत करीब 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सिर्फ क्लीन एनर्जी ही नहीं मिलेगी बल्कि 6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। आप ये जानते हैं कि भारत आज एनर्जी का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी कुल रिक्वायर्ड एनर्जी का और स्पेशली पेट्रोलियम बेस्ड एनर्जी का करीब 80% हिस्सा विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 87% से भी ज्यादा रहा है। जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे भी चुकाने होते हैं। एक अनुमान ये बताता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 210 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए और इसमें 163 बिलियन डॉलर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के लिए, जबकि 31.5 बिलियन डॉलर एलएनजी यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस और पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस खरीदने के लिए खर्च किए गए। ये अमाउंट, ये पैसा कितना बड़ा है, आप इससे ये समझिए कि इस साल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया उसका कुल साइज ही
करीब 88 बिलियन डॉलर है। यानी कि जितना यूपी का सालाना बजट है उससे करीब 2.5 गुना पैसा भारत सरकार सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के लिए चुकाती है, खर्च कर देती है। और ये ज्यादातर पेमेंट डॉलर में है, जिसका सीधा असर हमारे फॉरेन रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ता है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर भारत ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बना या फिर सोलर एनर्जी से जुड़े हुए सभी टारगेट्स को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया, टाइमली पूरा कर लिया गया, तो इससे भारत के इंपोर्ट बिल में भारी कमी आएगी और ये जो बचा हुआ पैसा है इसका इस्तेमाल बाकी जरूरी योजनाओं के लिए किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की वजह से ग्रीन हाउस गैस के एमिशन में सालाना ईयरली 50 मीट्रिक टन से ज्यादा की कमी आ पाएगी। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी का भारत और दुनिया के लिए कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट जो उन्होंने ग्लासगो सम्मेलन में दुनिया के लिए किया था। कमिटमेंट साल 2070 तक भारत को नेट कार्बन जीरो वाली इकोनॉमी बनाने का, कमिटमेंट दुनिया बचाने की जंग में भारत की हिस्सेदारी का, कमिटमेंट सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत को सिर्फ सुनाने का नहीं बल्कि साकार करके दिखाने का है। और यही कमिटमेंट ही आज की इंडिया स्टोरी है और शायद इसीलिए ये कहा जाता है कि मोदी ही असली गारंटी है।